बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूँ। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सबको ध्यान, तभी तो आप बनेंगे एक सफल किसान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य में चलाई जा रही है जल निधि योजना। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर करवाएं। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के भूमि संरक्षण प्रभाग द्वारा राज्य के कृषकों को सिंचाई जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल निधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत मानसून पर किसानों की निर्भरता कम कर बहुफसलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई जल की समुचित व्यवस्था की जानी है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने पर पशुओं की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ के लगाने के योग होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि में प्राप्त होता है। सिंचाई निकाय और आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रालीनुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने में काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। तो चलिए अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में
पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज के समय में बहुत तेजी से विकसित होने वाला व्यवसाय हो गया है बकरी पालन, जिसे कम लागत और सामान्य देखरेख में भी आप शुरू कर सकते हैं और गरीब का गाय भी बकरी को कहा जाता है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो बकरी पालन करते हैं, उन्हें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि बकरियों में बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, उनका निदान करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम आपको फीचर के माध्यम से ये जानकारी देंगे कि बकरियों में होने वाली प्रमुख बीमारी और उसके निदान क्या क्या हैं। बकरी पालन किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है, लेकिन कई बार बकरी या मेमने बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर समय रहते इन बीमारियों की पहचान कर ली जाए तो बकरी की जान बचाई जा सकती है। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि बकरियों में होने वाली प्रमुख बीमारियों में निमोनिया, ओरफ या मुहा, दस्त या डायरिया, मुंहपका, खुरपका और थनैला रोग प्रमुख हैं। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। बकरियों में होने वाली बीमारी और उससे कैसे बचा जाए, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वैज्ञानिक रविंद्र कुमार हैं हमारे साथ, जो हमें जानकारी देंगे कि कैसे कृषि भाई और बहन जो बकरी पालन कर रहे हैं वो बकरियों में होने वाली बीमारी और उससे कैसे बचा जाए, इस पर जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बकरी पालन एक बहुत ही एक प्रमुख व्यवसाय है। हमारे जो किसान भाई हैं, ज़्यादातर किसान भाई बकरी पालन से जुड़े होते हैं और बकरी पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। आय का एक बहुत ही बढ़िया साधन है बकरी पालन। बकरी पालन से वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और वो उससे अधिक आमदनी करते हैं। लेकिन बकरी पालन में
यदि कुछ बीमारियां होती है, उस बीमारियों के कारण हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिससे हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान होते हैं। तो बकरी की रोग के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से बकरियों में 3 तरह के रोग हो सकते हैं। पहला एक जीवाणुजनित, दूसरा विषाणुजनित और तीसरा परजीवी संबंधित रोग। तो सबसे प्रमुख जो बीमारी है जिससे सबसे ज़्यादा हमारे बकरियां प्रभावित होते हैं, हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, वो है विषाणुजनित रोग। विषाणु यानी कि वायरस जो कहते हैं कि विषाणुजनित रोग होता है, और ये रोग जब होता है तो उसका इलाज भी काफ़ी मुश्किल होता है और बकरियां की मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। तो विषाणुजनित रोग की बात करते हैं तो इसमें 2 बकरियों की बहुत ही प्रमुख बीमारी है। पहला है PPR और दूसरा जो बीमारी है वो खुरहा चपका FMD। ये 2 बीमारी बकरियों के लिए काफ़ी प्रमुख है और ये बीमारी जब होती है तो काफ़ी नुकसान होता है बकरियों को। तो पहला जो बीमारी है PPR जो बीमारी कहते हैं, इसका मुख्य लक्षण जो होता है कि नाक से पानी होना, आँख से पानी गिरना, दस्त होना और बुखार होना। बकरियों में ये बकरियों की मृत्यु दर काफ़ी अधिक हो जाती है और ये फैलने वाली बीमारी है। चूँकि ये विषाणुजनित रोग है, एक बकरी से दूसरी बकरियों में ये बीमारी फैलती है। तो ये PPR जो बीमारी है, मैं समझता हूँ कि बकरियों के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है। मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा जब बीमारी होती है तो मृत्यु दर जो होती है बकरियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ तक बात निमोनिया की है तो इसमें बकरी को ठंड, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेने में दिक्कत या खांसी बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक, खांसी के लिए कैफनोल पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक देते रहना चाहिए। वहीं ओरफ या मुहा रोग में बकरी के होंठ, मुंह, श्लेष्मा या कभी कभी खुरों पर छाले भी हो जाते हैं, जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है। रोकथाम के लिए मुंह को दिन में 2 बार लाल दवा, फिनाइल, डेटॉल आदि के हल्के घोल से धोएं। खुरों और मुंह पर लिरेक्सन या बिटाडिन लगाएं। जो भी किसान भाई बकरी पालते हैं, बिना टीका दिए, PPR का टीका दिए बकरी को पालना नहीं चाहिए। और PPR का टीका बाजार में उपलब्ध है। इसका 1 ml मात्रा चमड़ा में देकर 1 साल तक बीमारी से बचा सकते हैं। और मुख्य रूप से देखते हैं तो PPR की जो समस्या होती है, ज़्यादातर गर्मी, बरसात या बरसात के बाद ये बीमारी जो होती है होने की संभावना अधिक होती है। तो हमारे किसान भाई जो भी बकरी पालन कर रहे हैं, अगर आपने PPR का टीका नहीं लगवाया तो इस रोग से बचाव के लिए आप PPR का टीका अवश्य लगवाएं। दूसरी बीमारी है जो खुरहा चपका, जो विषाणुजनित रोग की बात करते हैं, खुरहा FMD भी कहते हैं। ये जो खुरहा बीमारी है, इसमें देखा जाता है कि बकरियों में बुखार होता है और उसमें उसके जो खुर होते हैं, उसके जो मुंह होते हैं, उस पर फोले आ जाते हैं, घाव हो जाते हैं। और जिसके कारण जो है कि ये बीमारी जो है जब धीरे धीरे जो होती है कि बकरियां इससे परेशान हो जाती है, खाना पीना बंद कर देती है, बकरियों को चलने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये जो बीमारी होती है खुरहा बीमारी, ये भी फैलने वाली बीमारी है। तेज़ी से एक बकरी से दूसरी बकरी में ये बीमारी फैलती है। तो इससे भी काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। इसमें मृत्यु दर तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। वृद्धि दर जो होती है वो कम हो जाती है। जो गर्भवती बकरियां होती है उसमें गर्भपात होने की संभावना होती है। छोटे जो मेमने होते हैं उसमें भी अगर FMD हो जाता है तो उसमें मृत्यु दर होने की संभावना अधिक होती है। तो इस बीमारी से, जो FMD बीमारी है, इस बीमारी से बचाव के लिए भी हमारे किसान भाई जो है इसका टीकाकरण कर सकते हैं। इसमें जो टीकाकरण करते हैं हर 6 महीने पे करते हैं। पहला टीका जब जो बच्चे हैं 4 महीने की उम्र के हो जाएं, 4 या 5 महीने के, तो पहला टीकाकरण करते हैं और उसके बाद हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण करके FMD या खुरहा चपका जो बीमारी है उससे बचाव कर सकते हैं। दुधारू बकरियों के लिए थनैला काफ़ी घातक होता है। अगर बकरी के थनों में सूजन, दूध में फटे दूध के थक्के या फिर बुखार आ जाए तो यह लक्षण थनैला रोग के हैं। इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंटीबायोटिक को थनों में इंजेक्शन के साथ डालकर लगाएं। बकरियों को जो बीमारियां, जैसे मैंने बताया कि जीवाणुजनित, विषाणुजनित और परजीवी 3 बीमारियां हैं और इन तीनों बीमारियां से बचाव के लिए पहले से अगर हमारे किसान भाई सावधान रहें तो ये बीमारियां उनकी बकरियों में नहीं हो जाएगी। इसके सावधानी की बात जब हम करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है टीकाकरण। इसमें बकरियां, जो भी बकरी पालक हैं उसमें PPR, FMD, इंटेरोटॉक्सीमिया, इन सब का टीकाकरण अगर आप बकरियों में कराते हैं तो ये बीमारियां का प्रकोप नहीं होगा। दूसरा जो परजीवी जो की बात करते हैं उसमें आप नियमित रूप से हर 4 महीने में एक बार आप कृमिनाशक दवा आप अपने बकरियों को देते हैं
तो पेट का जो कृमि होता है वो नहीं होगा, और पेट का कृमि नहीं होने से बकरियां में तेज़ी से देखेंगे कि आप बढ़वार जो है वह काफ़ी तेज़ी से होता है, और प्रजनन क्षमता भी काफ़ी अधिक बकरियों में होती है, दूध देने की क्षमता भी अधिक हो जाती है। तो इसका सीधा प्रभाव जो है, इसका सीधा जो है हमारे किसान के जो आर्थिक स्थिति पड़ता है उनको ज़्यादा फायदा होगा, और बकरियां भी काफ़ी स्वस्थ रहेंगी। तो अभी आपने देखा बकरियों में होने वाली बीमारी और उसके निदान क्या क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं हम अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है उपजाऊ भूमि में समेकित कीट प्रबंधन। अगर जो भी उपजाऊ भूमि है, अगर आपको अच्छी फसल तैयार करनी है तो भूमि की भी देखभाल करना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि उपजाऊ भूमि में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें। जोहार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहेंगे कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में। आज हम बातें करेंगे डॉक्टर मधुकर कुमार जी से और जानेंगे कि उपजाऊ भूमि में समेकित कीट प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जोहार किसान भाइयों। सर ये धान की जो फसल होती है सर, इसमें कीट प्रबंधन किस प्रकार करते हैं सर? देखिए, सबसे पहले मेहुल जी कि कीट प्रबंधन क्या है। कीट प्रबंधन कहने का मतलब है कि ज़्यादा कीड़ों का प्रबंधन, माने कम कीड़ा जो रहता है तो उसका हम प्रबंधन नहीं करते हैं। कीड़ों का प्रकोप जब 10% से ऊपर होता है तो हम कीट का प्रबंधन करते हैं। 10% से कम जब रहता है तो कीट का प्रबंधन हम नहीं करते हैं। 10% से ऊपर 20% तक आता है तो हम अपने नीम से या करंज से या आपका गोमूत्र से जो दवा बनता है उसका स्प्रे करके हम उस कीट को बचा लेते हैं। लेकिन जब 30% से जब ऊपर हो जाता है कीट का प्रकोप, तब हम केमिकल दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कीट प्रबंधन करने का जो है, सबसे पहले तो हम अपने खेतों का गर्मा जुताई जो है ज़रूर करना चाहिए। अगर गर्मा जुताई हम नहीं करते हैं तो हमारा कीट जो है, जो इस साल लगा हुआ रहता है, उसका अंडा जो होता है वो ऑलरेडी अंदर अपनी ज़मीन के अंदर में वो छोड़ देता है, और वो अगले साल जब हम पौधे लगाते हैं, जब हम फसल लगाते हैं, जब फसल हमारा उग जाता है, हरा हो जाता है, उसके बाद हमारा वो कीट अंडा खुद फूटता है और फिर आकर हमारे खेतों में लग जाता है। इसलिए सबसे पहला है कि ज़मीन की गहरी जुताई, और वो भी गर्मा। जून जुलाई में हम अच्छी तरह से, अप्रैल मई जून में जो भी हो, हम एक बार गर्मा जुताई, गहरी जुताई हम ज़रूर कर लें। इसके बाद हम मेढ़ों पे जो रहता है, मेढ़ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। दवा का इस्तेमाल तो करते हैं, अपने खेत में डाल देते हैं, लेकिन मेढ़ पे नहीं डालते हैं। वो मेढ़ पे जो हमारा घास रहता है, मेढ़ पे हमारा ऑलरेडी वो कीट बैठा हुआ रहता है, वो अंडा रहता है, और वो समय के अनुसार फिर फूटकर हमारे खेत में आ जाता है। इसलिए जब भी हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मेढ़ पे भी स्प्रे करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम कीट का प्रबंधन कर रहे हैं तो हमें जो एक पैच जो है, एक जो एरिया है, वो सब एक साथ मिल के हम वहाँ दवा का इस्तेमाल करें। लेकिन समेकित कीट प्रबंधन कहने का मतलब होता है कि हम दवा का इस्तेमाल कम से कम करें। ये अंतिम चरण है जिसमें हम कीट का प्रयोग करते हैं, दवा का प्रयोग करते हैं। लेकिन दवा का प्रयोग करने से पहले हम कुछ उपाय ऐसा है जो कि हम कर सकते हैं। जैसे छोटे जगह में हम सब्जी लगाते हैं। सब्जी को ग्रीन हाउस अगर बनाकर हम लगाते हैं तो ग्रीन हाउस अगर रहता है तो ग्रीन हाउस में हमारा कीट का प्रकोप लगभग नगण्य हो जाता है। तो सब्जी का खेती में हम अच्छा उपज भी ले लेते हैं और अच्छा आमदनी भी हो जाता है। तो ग्रीन हाउस हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद हम गर्मा जुताई करते हैं। तीसरी बात कि बीज का उपचार हम लोग नहीं करते हैं। बीज के उपचार जो है अभी गत वर्ष कुछ वर्षों में 5-7 साल से जो हम बीज का उपचार करना शुरू कर दिए हैं। तो बीज के उपचार अगर कर देते हैं तो करीब 20 दिन तक
जो शुरुआती जो कीड़ा आता है वो हमारा नहीं आता है। इसलिए बीज उपचार भी हम करते हैं तो हमको तीनों चीज़ से करना चाहिए, जैसे फंगीसाइड, कीटनाशक और एक फफूंदीनाशक, कीटनाशक और हमारा राइजोबियम, जिसको FIR कहा जाता है। तो पहले हम फफूंदीनाशक से करते हैं, उसके बाद कीटनाशक से करते हैं, इसके बाद तब राइजोबियम से करते हैं। राइजोबियम से करके हम जो आधे घंटे के बाद हम खेत में हम सीड को लगा देते हैं, और 2 से 3 घंटे पहले हम पहले फफूंदीनाशक से करते हैं, उसके बाद कीटनाशक से करते हैं। ये किसान भाई ये FIR ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि FIR अगर याद रखते हैं तो हमारे किसान भाई जो कीट लगते हैं वो करीब शुरुआती 20 से 25 दिन का जो शुरुआती रहता है वो हमारा बच जाता है। जैसे छोटे किसान हैं वो तो छोटा छोटा पैच उनका रहता है, छोटा छोटा लैंड रहता है, छोटा छोटा ज़मीन रहता है। वो ज़मीन वो अपना गर्मा जुताई अगर कर लेंगे, गर्मा जुताई कर ले, चाहे ग्रीन हाउस बना लें। ग्रीन हाउस ऑलरेडी सरकार की तरफ से अनुदान में मिलता है प्रत्येक साल, वहाँ से ले लें। इसके बाद हम जो है खेत में जो बीज डालते हैं वो उचित मात्रा में डालें। बीज जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं डालें। जैसे उचित मात्रा में, जैसे धान का है 60 kg डालने का बीज नर्सरी में, तो हम 60 kg ही डालें। ऐसा नहीं कि बीज हम 80 kg 90 kg जो है जो हम डाल दें, तो वो एरिया जो है आपका एरिया में उतना ही बीज डालें। अगर घना हो जाएगा तो हमारा होता क्या है कि जब घना होगा तो कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा, उसमें हवा बयार नहीं जाएगा। लाइन से लाइन लगाएं। अगर लाइन से लाइन लगाते हैं तो उसके अंदर धूप की रोशनी उसके जड़ तक जाएगी, पौधे जो है हवा का संचार पौधे से इस छोर से उस छोर तक हो जाएगा, जिससे हमारा कीट व्याधि जो है अंदर नहीं जाएगा। सर, हम लोग धान की खेती के बारे में तो सर बात कर लेते हैं, अगर हम लोग सब्जियों की खेती के बारे में बात करें तो उसमें कीट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं सर? सब्जियों की खेती में तो कीट प्रबंधन बहुत आसान है, क्योंकि वो छोटा छोटा पैच में होता है। छोटा छोटा पैच में होता है, उसका प्रबंधन हम जैसे नीम से जो दवा बनाया जाता है, या हमारा मिर्ची से बनता है, लहसुन से बनता है, गाय के गोबर से बनता है। ये सब जो दवा है, ये सब दवा हम 8 दिन 10 दिन के अंतराल पे अगर हम देते जाते हैं तो हमारा एक तो उसमें पौधे में हरापन आता है, साथ ही साथ उस फसल में उपज भी ज़्यादा होता है और कीट का प्रकोप कम होता है। ये तो रहा आपका छोटे पैच में जो छोटे किसान हैं। लेकिन बड़े किसान जो हैं वो कैसे करेंगे? बड़े किसानों के लिए जैसे है कि बीज की मात्रा सही नहीं डालते हैं, खाद की मात्रा अनाप शनाप डाल देते हैं, तो खाद की मात्रा उचित मात्रा में डालें। पोटास नहीं डालते हैं। सबसे बड़ी है कि पोटास जो है जो हमारे फसल को कड़ा बनाता है। कड़ा अगर बना देगा तो हमारा जो कीट जो है उसको खुरेच नहीं सकता है। खुरेचने में, उसके तना को खुरेचने में उसको प्रॉब्लम होता है, तो खरोच नहीं पाता है और हमारा पौधा जो रहता है स्वस्थ रहता है। और खेत में जब भी हम लगाते हैं, जैसे बड़ा बड़ा खेत है तो बड़े बड़े खेत में हम कुछ झांकी लगा दें, कुछ लकड़ी का ऐसे टी आकार का लगा दें जिससे पक्षी उस पर आकर बैठे। पक्षी आकर बैठेगी तो वो कीड़ा को खाएगी। तो इन सब बातों को अगर हम सही से करें तो हमारा उचित प्रबंधन हो सकता है। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल
के समय में आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को ना भूलें। अगर आपने कोविड का दोनों टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर कोविड का दोनों टीका ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।